बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पालमपुर गांव की कहानी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि पालमपुर में कृषि के लिए विभिन्न उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमने भूमि को पढ़ा था, श्रम को पढ़ा था और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पूंजी के बारे में। हमने जाना था कि पालमपुर में जो किसान हैं वो पूंजी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं। जो छोटे किसान हैं वो तो पूंजी के लिए किस पर निर्भर करते हैं? साहूकार पर, व्यापारियों पर और बड़े किसानों पर। उनके द्वारा वो ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं, जबकि जो बड़े किसान होते हैं उन्हें कोई पूंजी की आवश्यकता कहीं और से नहीं होती, क्योंकि उनकी खेती में इतनी बचत होती है, उसी से वो पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। अब आगे के लिए हम ये पढ़ेंगे कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, जिसे कि हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री ये क्या होता है? बड़ा अटपटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है, जिसे कि हम इस प्रकार समझ सकते हैं। बच्चों, किसान क्या करता है? गेहूं पैदा करता है, नहीं करता है, और उस गेहूं जो उसे पैदा करता है उसकी वो कटाई कर लेता है। कटाई करने के बाद उसमें से जो उसे काम आता है, अर्थात उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, उसे तो वो रख लेता है, और जो शेष गेहूं होता है या शेष अनाज होता है उसे वो बाज़ार में जाकर बेच देता है। तो जो छोटे किसान होते हैं उनके पास क्या होता है? इतना ही गेहूं या इतना ही उत्पादन होता है जिससे कि वो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो उनका अधिशेष तो बचता ही नहीं है, या बचता है तो बहुत कम बचता है। जबकि जो बड़े किसान होते हैं उनके पास भूमि भी अधिक है, पूंजी की व्यवस्था भी अच्छी होती है, तो उनका उत्पादन भी अधिक होता है। तो अधिक उत्पादन में से जो उन्हें काम आता है उसे वो रख लेते हैं, और बाकी को वो क्या करते हैं? बाकी को वो अपने वो ट्रक में लोडिंग करते हैं और पास के बाज़ार में जाकर बेच देते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत अधिक लाभ होता है। तो अधिशेष क्या हो गया? अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रख लेना उत्पादन, और शेष को क्या कर देना? बेच देना। वही क्या कहलाता है? अधिशेष। तो छोटे किसानों का उत्पादन कम होता है तो उनका अधिशेष कैसा होता है? कम। जबकि बड़े किसानों का उत्पादन अधिक होता है तो उनका अधिशेष भी क्या होता है? अधिक होता है। यही सारी बात यहाँ लिखी गई है। अब आपको ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि ये बात किस लिए लिखी गई है। ये बात आपको आपकी कॉपी में नोट करने के लिए लिखी है। आपको नोट्स भी तो तैयार करनी है परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आप इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कि ये अतिरिक्त उत्पादन होता है क्या? अधिशेष, जो कि आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचता है। शेष यानी बचना, तो ये अधिशेष मतलब जो भी बचता है। ठीक है बच्चों, तो छोटे किसानों के पास उत्पादन की बहुत कम होता है, तो इनमें से वो एक बड़ा भाग अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रख लेते हैं और शेष को वो बेच देते हैं। तो हम वही बात कर रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं उनका अधिशेष क्या होता है? कम। ठीक है, क्योंकि उनका उत्पादन भी क्या होता है? कम। ठीक है बच्चों, आया यहाँ पर समझ में? अब हम यहाँ कहानी पढ़ेंगे तेजपाल सिंह की। अब आप ये कहेंगे अब इसमें भी नई कहानी। तो बच्चों, जितनी कहानी आप पढ़ेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आप उसको उस कहानी से जोड़ पाएंगे। क्योंकि कहानी पढ़ने के बाद क्या होता है, हमारे दिमाग में उसकी इमेज आ जाती है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। ऐसा ही होता है ना? तो ये कहानी है तेजपाल सिंह की। दिख रहा है ना? एक अमीर किसान अर्थात बड़ा किसान। तो तेजपाल सिंह है वो भी खेती करता है और वो बड़ा किसान है। उसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, लगभग 10 हेक्टेयर भूमि है। अब वो क्या करता है? अपनी भूमि पर खेती करता है, तो उसका उत्पादन होता है 350 क्विंटल। ठीक है बच्चों, अब 350 क्विंटल उसके परिवार की आवश्यकता के अनुसार से बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बाकी जो बचा हुआ गेहूं है उसको वो जाता है और पास के रायगंज में जाकर बेच देता है। ये किसान तो पालमपुर का ही है, तो रायगंज इसके पास होता है, तो वो वहाँ पर जाकर इसको बेच देता है। अब जो उसको धन प्राप्त होता है वो उसको क्या करता है? बैंक में जमा कर देता है, क्योंकि बैंक एकदम सेफ होता है। या वो क्या करता है, जो सविता जैसी औरतें होती हैं जिनको की पूंजी की आवश्यकता होती है, उन्हें वो अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा देता है।
इसके अलावा वो क्या कर सकता है, जो खेती है उसके लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको अगले वर्ष भी तो खेती करनी होगी। तो उसके लिए वो क्या करता है, जो स्थिर पूंजी है अर्थात ट्रैक्टर है, मशीनरी है आदि की व्यवस्था कर लेता है, जिससे कि उसे अगले वर्ष में भी अधिक उत्पादन प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो बड़े किसान हैं उनका जो ये साइकिल है वो चलता रहता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो क्या करते हैं, पहले खेती करते हैं, खेती करने के बाद उसमें उनकी बचत होती है, जैसा कि उन्होंने अधिशेष उत्पादन है उसको बेच दिया और उसके बाद उनकी क्या हुई, बचत हुई, और उस बचत से वो और अधिक उत्पादन करते हैं, स्थिर पूंजी है उसको बढ़ाते हैं। जैसे अभी बात की हमने, आधुनिक मशीनरी खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिया, थ्रेशर खरीद लिया, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़ जाता है। फिर उसको वो बेच देते हैं, ठीक है, और फिर वो बेचने से जो बचता है उससे फिर वो खेती करते हैं। तो इस प्रकार से उनका साइकिल ये चलता रहता है, उनका उत्पादन भी बढ़ता रहता है, अधिशेष भी बढ़ता रहता है और उनकी पूंजी भी बढ़ती रहती है, साथ में उनका लाभ भी बढ़ता रहता है। यही सारी बात यहाँ पर की गई है कि बड़े और मझोले किसानों के पास क्या होता है, अधिक उत्पादन होता है, अधिक अधिशेष, जिसे कि वो बाजार में बेच देते हैं। यही यहाँ पर है कि जो बड़े किसान हैं उनके पास क्या होता है, उत्पादन अधिक, इसीलिए उनका अधिशेष भी क्या होता है, अधिक। समझ में आ रहा है कि उत्पादन अधिक होगा तो अधिशेष भी अधिक, और उत्पादन कम होगा तो अधिशेष भी कम होगा। अधिशेष बेचकर बड़े और मझोले किसान अपनी क्या करते हैं, आय में वृद्धि करते हैं, जिसका उपयोग वे छोटे किसानों को कर्ज देने में, बात की थी ना हमने, सविता जैसे जो किसान हैं उनको कर्ज देने में, या अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था करने में करते हैं, या अगला जो मौसम है उसके लिए पूंजी की, स्थिर पूंजी की, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में करते हैं। इसके अलावा ये जो उसकी बचत होती है उसका उपयोग वो गैर कृषि कार्यों में भी करते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं, जैसे कि दुकानदार हुआ, हाँ, डेयरी हुआ, परिवहन हुआ, या छोटे मोटे जो उद्योग हैं वो गैर कृषि कार्य हैं, या इन्होंने ये पशु खरीद लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अपना बचा हुआ पैसा है वो गैर कृषि कार्यों में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, कि कुछ किसान इस बचत का प्रयोग गैर कृषि कार्यों में भी करते हैं। तो हमने ये जाना कि जो बड़े किसान हैं उनका क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है तो उनका अधिशेष अधिक होता है, जबकि छोटे किसान हैं उनका उत्पादन कम होता है तो उसका अधिशेष कैसा होता है, कम होता है। अब इन दोनों किसानों को हम एक कंपैरिजन के द्वारा भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े किसान की। ठीक है, हम इसके उत्पादन को मानते हैं कि क्या क्या उत्पादन होता है। हमने माना कि इसका उत्पादन एक साल तो हुआ 100, एक साल हुआ 120 और एक साल हुआ 150, जबकि जो छोटे किसान हैं इसका उत्पादन एक साल तो हुआ 60, फिर हुआ 50 और फिर हुआ 40। ठीक है बच्चों, अब इसका जो उपभोग है हम मान लेते हैं कि बड़े किसान और छोटे किसान बराबर उपभोग करते हैं, ये भी 40 करते हैं, ये भी 40 और ये भी 40, तीनों वर्षों में 40। छोटे किसान का भी तीनों वर्षों में कितना होता है, 40। ठीक है बच्चों, अब इनका हम अधिशेष देखते हैं। तो बड़े किसान हैं उसका जो अधिशेष है वो क्या रहता है, 60, क्योंकि 100 तो उत्पादन हो गया, उपभोग कितना हुआ 40, तो 100 में से 40 गए तो कितना बचा उनका अधिशेष, 60। दूसरे साल जो उसका अधिशेष बचेगा 80 और तीसरे साल उनका अधिशेष बचेगा 110। तो इस प्रकार उसका अधिशेष बढ़ता जाता है। तो जो अगले वर्ष के लिए जो पूंजी है वो भी क्या होती है, बढ़ती ही जाती है, क्योंकि जितना अधिशेष होगा वो उसी हिसाब से पूंजी बढ़ेगी, और पूंजी बढ़ेगी तो अगले वर्ष उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो माना इनका जो अधिशेष 60 था तो अगले वर्ष के लिए पूंजी भी 60 हो गई, यहाँ 80 हो गई और यहाँ 110 हो गई। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है
और जो बड़े किसान हैं वो और भी संपन्न होते चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनका अधिशेष अधिक होता है, अगले वर्ष के लिए पूंजी की व्यवस्था भी अधिक होती है, फिर इनका उत्पादन और भी अधिक होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जबकि जो छोटे किसान हैं उनके पास ज़मीन कम होती है, उनका उत्पादन कम होता है, उनका अधिशेष भी कम होता है, तो उनके लिए अगले वर्ष के लिए पूंजी की व्यवस्था भी क्या हो पाती है, बहुत कम हो पाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उनका उत्पादन कितना था, 60, 50 और 40। इनका उत्पादन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि इनके लिए पूंजी की जो व्यवस्था है वो भी बहुत कम है। तो इनका उपभोग, जैसा कि हमने माना, दूसरी बात है इनके पास सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार नहीं होता, मानसून पर निर्भर करते हैं, उसकी वजह से भी इनका उत्पादन क्या होता है, घटता हुआ होता है। तो इनका उपभोग क्या है, फिक्स वही 40-40 है। तो हम इनका अधिशेष देखेंगे तो एक साल तो होगा 20, फिर हुआ 10, और फिर अगली साल इनके लिए कुछ भी अधिशेष नहीं बचा। अब हमने मान लिया कि यही 20 उनकी अगले वर्ष के लिए पूंजी हो गई, क्योंकि जो अधिशेष होता है वही तो अगले वर्ष की पूंजी की व्यवस्था करता है। तो ये हो गई 10, और फिर अब इनका जब अधिशेष ही नहीं बचा तो इनके पास अगले वर्ष के लिए पूंजी ही नहीं बची। अब ये पूंजी की व्यवस्था के लिए क्या करेंगे, बड़े किसानों के पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, साहूकार के पास जाएंगे, जो कि इनको ऊंची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे, और फिर ये इसी प्रकार से ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि उत्पादन होता है कम, उपभोग रहता है इनका फिक्स, और इनको क्या करना होता है, उपभोग तो करना ही होता है, साथ में उत्पादन भी करना ही होता है। ऋण लेते हैं और ऋण के जो उसको चुकाते चुकाते इनका पूरा जीवन इसी तरह से निकल जाता है, और ये गरीब ही रह जाते हैं। जबकि जो बड़े किसान हैं वो अपना उत्पादन भी बढ़ाते हैं, अधिशेष भी बढ़ाते हैं, और वो संपन्न होते चले जाते हैं। तो आ गया बच्चों समझ में, हमने पढ़ा अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, कि किस प्रकार से जो बड़े किसान हैं उनका अधिशेष अधिक होता है, उनका उत्पादन अधिक होता है, तो उनके लिए जो पूंजी की व्यवस्था करना भी बहुत सरल होता है। जबकि जो छोटे किसान हैं उनके पास ज़मीन कम होती है, उत्पादन कम होता है, तो उनके पास अधिशेष भी बहुत कम होता है, इसीलिए वो अगले वर्ष के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती है उनके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पालमपुर में कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि क्रियाएं भी तो होती हैं, कि वो कौन कौन सी हैं, और किस प्रकार से विभिन्न कहानियों के माध्यम से गैर कृषि क्रियाएं की जाती हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।